गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो पढ़ा होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका, जीवन की इकाई। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स चर्चा की थी, जैसे कि मीजोसोम, कोशिका आवरण के बारे में चर्चा की थी, क्रोमेटोफोर के बारे में चर्चा की थी, फ्लैजेला, पिलाई और फिमरी के बारे में चर्चा की थी। अब हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो तीन चीजें और बचती है। पहला है राइबोसोम, फिर अंतर्विष्ट पिंड यानी कि इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। इसके अलावा कुछ कणिकाएं बताई जाएंगी आपको, यानी कि ग्रेन्यूल्स और गैस रसधानी। ये चार टॉपिक हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बचे हुए हैं। तो आइए आज प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम बनाते हुए हम इन सभी चीजों को और जो पुरानी भी हमने पढ़ी हुई है उनको समराइज करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्रोकैरियोटिक सेल का डिजाइन डायग्राम यदि आप बनाते हैं तो एक आउटलाइन बना लेते हैं। हम पहले इस तरह से एक आउटलाइन बना लेते हैं। अच्छा, अब इस आउटलाइन में हमें मालूम है कि बैक्टीरिया के सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका आवरण के तीन भाग होते हैं। कोशिका आवरण के तीन भाग में सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो हम इसे एक ग्लाइकोकैलिक्स को इस तरह से हम दिखा लेते हैं। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स उपस्थित है और इस तरह से ग्लाइकोकैलिक्स हम दिखा देते हैं। ये मोटी परत मान लेते हैं हम किसकी, कैप्सूल की। कैप्सूल की परत यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति आएगी। तो अंदर कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति मोटी परत होती है, सख्त परत होती है कोशिका भित्ति। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों, तो हमें पता है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होगी। ये हो गई कोशिका झिल्ली। अब बच्चों, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कुछ राइबोसोम ऐसे भी होते हैं जो कोशिका झिल्ली से चिपके हुए होते हैं, कोशिका झिल्ली से अटैच होते हैं, संबद्ध होते हैं। उन्हें हम राइबोसोम्स को इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए राइबोसोम पाए जा रहे हैं। इस तरह से कोशिका झिल्ली से संबद्ध राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या दिखाई देता है, तो हमें मीजोसोम दिखाई देता है, जो कि कोशिका झिल्ली का ही अंतर्वलन और फैलाव से बनता है। ये मीजोसोम हो गया। मीजोसोम के अलावा कोशिका के एक भाग में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक द्रव्य बिखरा हुआ होता है। इस प्रकार से यहाँ हम जेनेटिक यानी कि उसका एक गुणसूत्र दिखाते हैं। ठीक।
गुणसूत्र दिखाते हैं। ठीक है, एकल गुणसूत्र। गुणसूत्र के अलावा हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड होता है जो कि सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए का टुकड़ा होता है जो जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रकार के बहुसूत्र उपस्थित होते हैं जिसमें एक ही एमआरएनए से संबद्ध कुछ राइबोसोम, एक से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं, इन्हें हम बहुसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ राइबोसोम छोटे छोटे बिखरे होते हैं, गैस रसधानी पाई जाती है, कुछ कणिकाएं उपस्थित होती है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या पाया जाता है, तो सतही संरचनाएं। अब हम बात करते हैं सतही संरचनाओं के बारे में। तो सतह पे हमने सबसे बाहर क्या बनाया था, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में अंदर जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति से ही निकलता हुआ ये हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। कोशिका भित्ति का ही फैलाव। हम यहाँ एक प्रारूपिक फ्लैजेला बना रहे हैं। यह भाग उसका आधारी भाग होगा। आधारी भाग, आधारी काय जिसे हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हुक वाला हिस्सा होगा जिसे हम कहते हैं अंकुश। अंकुश, और ये तंतु वाला भाग। ठीक है, और क्या पाया जाता है सतही संरचनाओं में, तो कुछ पिलाई पाए जाते हैं। इस तरह से पिलाई हम कोशिका झिल्ली से निकलते हुए ट्यूबुलर संरचनाएं, नलिकाकार संरचना, इन्हें हम पिलाई कहते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन पाइलिन से बने होते हैं। पिलाई अर्थात रोम। रोम के अलावा यहाँ पर झालर, छोटी छोटी झालर नुमा संरचनाएं मिलती हैं। अब ये झालर क्या करता है, तो हमने जाना था कि ये सतह पे चिपकने में मदद करता है। सतह पे चिपकने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से पिलाई भी हो गया, फिम्बरी भी हो गया, रोम अर्थात रोम और झालर, फ्लैजिला, ये सारी चीजें। बाकी पूरा जो कोशिका के अंदर का आयतन है, ये कोशिका द्रव्य होता है। तो काफी सिंपल है प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्रण। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, कुछ प्रकार की कोशिकाएं जो होती है, अगर वो प्रकाश संश्लेषी हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस यदि हो रहा है, तो उनमें वर्णकी लवक भी पाए जाएंगे। वर्णकी लवक हम कैसे दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर ये हिस्सा हम दिखा देते हैं वर्णकी लवक। ये वर्णकी लवक, यहाँ पर एंजाइम्स अटैच हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में कार्य कर रही हैं। मुझे आज थोड़ी सी सर्दी है, तो हो सकता है मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लग रही हो। ठीक, आइए अब लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में सबसे पहले सबसे बाहर से शुरू करते हैं।
ग्लाइकोकेलिक्स। मोटी परत है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कैप्सूल कह सकते हैं। फिर उसके अंदर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के भी अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली। तीन तो ये बाहर की स्तर हो गए तीनों। अच्छा, उसके बाद फ्लैजेला है ये पूरा क्या है, हम जानते हैं कि ये पूरा क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजिला यानी कि कशाभिक। ठीक है, कशाभिक। अब कशाभिक के तीनों भाग देखिए। सबसे पहले आधारीय शरीर, ठीक। उसके बाद अंकुश यानी कि हुक, और फिर ये सबसे लंबा भाग जो कि है तंतु यानी कि फिलामेंट। ठीक है, अब इसके बाद में बाहर की और सतही संरचनाएं देखें तो इसे कहेंगे पिलाई अथवा रोम। और ये छोटे छोटे लघु शुक समान तंतु ब्रिसिल लाइक फाइबर्स जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित हो रहे हैं, इन्हें कहा जाएगा झालर। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने अपने घर पे झालर लटकाए हो कभी, या फिर किसी ट्रक वगैरह या गाड़ी वगैरह का पीछे देखा हो, तो वो रबड़ के कटे हुए टुकड़े या चमकी होते हैं, चमकने वाले प्लास्टिक के टुकड़े, उस तरह से ये झालर होती है। फिम्बरी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, ये मीजोसोम। ठीक, मीजोसोम के अलावा ये कोशिका झिल्ली से संबद्ध राइबोसोम। झिल्ली से संबद्ध, ठीक है, झिल्ली से संबद्ध। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, तो इसको हम जानते हैं बहुसूत्र। इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। बहुसूत्र यानी कि पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये क्या है, ये हम जानते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आनुवांशिक द्रव्य यानी कि केंद्रकाभ अर्थात न्यूक्लियोइड। ठीक है, जिस हिस्से में ये न्यूक्लियोइड पड़ा है उस हिस्से को हम कहते हैं जीनोपोर। और ये हमारा वर्णकी लवक है। वर्णकी लवक, वर्णकी लवक। गैस रसधानी, और सबसे लास्ट में ये जो छोटे छोटे बनाए हैं हमने, इसके लिए मैं किधर लिखूं, सारी जगह तो भर गई है, थोड़ा सा इधर से, ये कणिका, ये कणिका ग्रेन्यूल। तो इस तरीके से आप प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना सकते हैं और उसमें चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत इजी सा डायग्राम है। बाहर की तीन परतें दिखाना है, सतही संरचनाएं दिखाना है, न्यूक्लियोइड दिखाना है,
प्लाज्मिड दिखाना है, बहुसूत्र दिखाना है और बाकी कोशिका द्रव्य रह गई। हम्म, हम्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य। अच्छा, तो ये हमने बेसिक संरचना देख ली कि एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। ज्यादातर चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए अब इन बाकी 4 चीजें, राइबोसोम, अंतर्विष्ट पिंड, गैस राजधानी और कणिकाएं, इनके बारे में जानते हैं। राइबोसोम, ठीक है। कुछ कुछ जरूरी बातें, झिल्ली रहित कोशिकांग कहते हैं हम राइबोसोम को। झिल्ली नहीं होती इस पे, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इस पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और ये कोशिकांग जो है वो जीव द्रव्य झिल्ली से संबद्ध होता है, अटैच होता है। कैसा होता है? अटैच, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच पाया जाएगा, अटैच, ठीक। जीव द्रव्य झिल्ली झिल्ली से संबद्ध, एनसीईआरटी इसे लिखता है प्रायः जीव द्रव्य झिल्ली से संबद्ध पाया जाता है। कार्य क्या है? तो कार्य इसका है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण इसे ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब ये बने कैसे होते हैं? तो ये बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएनए भी कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, तथा प्रोटीनों से निर्मित, प्रोटीनों से निर्मित संरचनात्मक राइबोसोम कहा जाएगा इसे, क्योंकि ये बना रहा है। राइबोसोमल आरएनए किस प्रकार का हुआ? संरचनात्मक आरएनए। और चूंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य कर रहा है, इसीलिए उत्प्रेरक का काम भी कर रहा है, उत्प्रेरक आरएनए। राइबोसोम क्या कर रहा है? संरचना भी बना रहा, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की संरचना भी बना रहा है और आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में कैटलिस्ट का काम भी करेगा, इसलिए हम इसे उत्प्रेरक आरएनए भी कहेंगे। अच्छा, इसको खोजने वाले का जो नाम था, किन्होंने खोजा था इसे? तो एक साइंटिस्ट थे, पेलेडे। किन्होंने खोजा था? पेलेडे ने। इसलिए इन्हें पेलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है, पेलेडे पार्टिकल या पेलेडे कण कहा जाता है, ठीक है। अब दो इकाइयों के, दो उप इकाइयों से मिलकर बने, मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें राइबोसोम, हमने जब यूकेरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन हमने करते गए तो पता चला कि राइबोसोम के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है 70S प्रकार तथा दूसरा होता है 80S प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, 70S तथा
ATS, 70S तथा ATS। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में यानी कि प्राक केंद्र की कोशिकाओं में 70S प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोकैरियोट कोशिकाओं। ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित। और ये कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना है? 2 उप इकाइयों से। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 उप इकाइयां होती है जो कि 30S और 50S होती है। 30S तथा 50S। ये S क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। S को हम स्वेडबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, स्वेडबर्ग, उनके नाम पे ये कांस्टेंट बनाया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग का कांस्टेंट या स्वेडबर्ग का नियतांक। स्वेडबर्ग नियतांक। अब ये नियतांक का कार्य क्या है, इसको उन्होंने किस अनुपात, किस लिए ढूंढा, क्या किया, ये बातें हम कर लेते हैं। देखिए, यह दर्शाता क्या है? यह दर्शाता है अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अवसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्वेडबर्ग। उसने इस नियतांक की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे इसको कहा जाता है स्वेडबर्ग नियतांक। और ये दर्शाता क्या है? तो ये दर्शाता है अवसादन गुणांक। आइए अवसादन गुणांक को समझते हैं। होता क्या था कि टेस्ट ट्यूब में कोशिका को लिया जाता था, ढेर सारी कोशिकाओं का मिक्सचर लिया जाता था और इसे सेंट्रीफ्यूज नामक एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। उसमें क्या होता है कि एक अक्ष पर नीचे मोटर लगी होती है और ये मोटर यहाँ पर आने वाले ट्यूब्स को घुमाती है, घूर्णन कराती है, गोल चक्कर, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो कोशिका के जितने भी भाग हैं वह अपने अपने डेंसिटी के आधार पर, अपनी अपनी घनत्व के आधार पर इस ट्यूब के अंदर अरेंज हो जाते हैं। मान लीजिए कि इस ट्यूब में कोशिका के कुछ हिस्से हैं जिनकी की घनत्व अलग अलग है। क्या अलग अलग है? घनत्व। घनत्व के अनुसार जब ये ट्यूब रोटेट करेगी तो इस ट्यूब में सबसे घना हिस्सा नीचे, सबसे नीचे पाया जाएगा। फिर उससे कम घने जो भी कोशिका के हिस्से होंगे वो इसके ऊपर क्रमशः दिखाई देते हैं और अंत में हमें केवल कोशिका द्रव दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अवसादन किया गया, घनत्व के आधार पे कोशिका के हिस्सों को अध्ययन किया गया, तो उसमें राइबोसोम के लिए एक नियतांक निकल कर आया जिसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग नियतांक। ये नियतांक राइबोसोम के लिए 2 प्रकार का था। जिस तरह से वहां पर अवसादन या सेडिमेंटेशन हो रहा था उस हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया। 2 प्रकार के बताए गए, 70S और 80S। जब इन्हें और तेज घुमाया गया तो ये अपनी उप इकाइयों में टूट गए। उससे हमें पता चला कि इनकी उप इकाइयां भी होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्वेडबर्ग ने पता लगा लिया था कि राइबोसोम 70S प्रकार का जो है उसमें 2 उप इकाइयां होती है, 30S तथा 50S। अब ये 30S और 50S की उप इकाइयां मिल करके आप कहेंगे कि सर 30S और 50S को जोड़ा जाए तो हो जाता है 80S, पर यहाँ आप लिख रहे हो 70S, क्योंकि जब 2 छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके आप उनकी घनत्व देखते हो तो वो घनत्व थोड़ी सी कम दिखाई देती है, कम प्रतीत होती है। कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स के हिसाब से जब आप इसे निकालते हैं तो पता चलता है
कि दो इकाइयां जब अलग अलग हैं तो उनकी अपनी स्वतंत्र घनत्व है, परंतु जब वे जुड़ जाते हैं और फिर वो सेडिमेंटेशन में, सेंट्रीफ्यूगल मोशन में, सेंट्रीपिटल मोशन में घूर्णन करते हुए अवसादित होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, तब वहां पर देखने में आता है कि उनकी जो मिली जुली घनत्व है वो थोड़ी सी कम हो गई है। जो कि दोनों अलग अलग थे तब अलग थी, उससे थोड़ी सी कम हो गई। इस प्रकार से 70s प्रकार के राइबोसोम का जब उप इकाइयों का अवसादन गुणांक देखेंगे तो 30s तथा 50s मिलता है। तो प्रोकैरियोट, अच्छा 80s प्रकार के बारे में चर्चा हम करेंगे जब यूकैरियोट कोशिकाओं को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर बात कर ली नियतांक की, अवसादन गुणांक की। अच्छा, कई बार कोशिका में हमने जैसे डायग्राम में यहाँ समझा अभी, एक एमआरएनए से संबद्ध बहुत सारे राइबोसोम, इस संरचना को हम कहते हैं बहुसूत्र। आइए इसके बारे में समझते हैं। बहुसूत्र क्या होता है? बहुसूत्र एक एमआरएनए से कई राइबोसोम संबद्ध होकर एक ही एमआरएनए से कई प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। कई प्रोटीनों का निर्माण या संश्लेषण कहा जाए, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो संरचना बनाई थी वो इस तरह की थी, इस पर दोनों एक ही एमआरएनए पर एक से अधिक राइबोसोम, अब जैसे इसमें इस डायग्राम में देखें आप, तो ये क्या है? ये है एमआरएनए, ठीक है, और ये क्या है? तो ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई, बड़ी 50s इकाई, उप इकाई, और नीचे क्या है? तो ये 30s उप इकाई। अब ये पूरा क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। एक एमआरएनए है और एक एमआरएनए पे हम देख सकते हैं कि 4 राइबोसोम है। अब क्या होगा कि ये वाला राइबोसोम अपना स्वयं का कोई प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन ये भी बना रहा होगा, वही प्रोटीन ये भी बना रहा होगा। तो इस प्रकार से एक एमआरएनए से उसी प्रोटीन की 4 से 5 कॉपी निकल आएगी। एक एमआरएनए से उसी प्रोटीन की 4 से 5 कॉपी निकल आएगी। तो इसलिए हमने लिखा है एक एमआरएनए से कई राइबोसोम संबद्ध होकर एक ही एमआरएनए से कई प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। इसे ही कहा जाता है बहुसूत्र। इसके दूसरे नाम भी हैं, पॉलीसोम तथा एर्गासोम। पॉलीसोम तथा एर्गासोम, ठीक है। तो ये था हमारा राइबोसोम के बारे में। अब बात करते हैं 70s प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी दो उप इकाइयां हैं, 30s तथा 50s उप इकाइयां। अच्छा, राइबोसोम जब दोनों उप इकाइयों के साथ होता है तो उसका आकार जो होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर के आकार का होता है। आकार कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर। तो अब ये राइबोसोम के बारे में सारी बातें होगी। फिर हम बात करते हैं अंतर्विष्ट पिंड। कोशिका में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उपापचयी क्रियाएं चल रही है। अब कोशिका में यदि
कोशिका में जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए कोशिका को जितना जरूरत थी उतना तो उसने काम में ले लिया, ऊर्जा बना ली, लेकिन यदि कुछ ऐसा हिस्सा खाद्य पदार्थ का बच जाता है या फिर संश्लेषित खाद्य पदार्थ का बच जाता है तो कोशिका उसे संग्रहित कर लेती है। ठीक है, और संग्रहित करने के लिए पिंडों के रूप में उसे संग्रहित करती है। कोशिका में बचे हुए खाद्य पदार्थों का संग्रहण, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, संग्रहण मतलब स्टोर करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना, पिंडों के रूप में होता है, पिंडों के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो भाई पिंडों के रूप में होता है। हाँ, ठीक है। अब ये पिंड कैसे होते हैं? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से, कोशिका द्रव्य में जहां तहां बिखरे होते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उपस्थित। अच्छा, क्या इन पे कोशिका झिल्ली होती है? क्या ये झिल्ली आबद्ध होते हैं? तो नहीं, झिल्ली आबद्ध नहीं। झिल्ली आबद्ध नहीं। ठीक है, अब इनके 3 प्रकार हमें पढ़ने को मिले हैं एनसीईआरटी में। कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है साइनोफाइसियन। इसे हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? तो साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन कणिकाएं, कणिकाएं या ग्रेन्यूल। बस इनके नाम लिखे हैं, एनसीईआरटी ने इनके केवल नाम दिए हैं, हम इनको काम में भी देख लेते हैं। साइनोफाइसियन क्या होता है? तो साइनोबैक्टीरिया से संबंधित लग रहा है, नील हरित बैक्टीरिया या नील हरित जीवाणु से संबंधित लग रहा है। क्या नील हरित जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो हाँ, वो नीला हरा है, वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसमें वर्णक उपस्थित है, वो पिगमेंटेशन होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज को कोशिकाएं स्टार्च के रूप में, स्टार्च कणिकाओं के रूप में एकत्रित करती है, जिन्हें की कहा गया साइनोफाइसियन कणिकाएं, यदि वो साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित है तो ये क्या स्टोर करेगा? तो ये स्टार्च कण, स्टार्च यहाँ पर संग्रहित हो रहा है। दूसरे प्रकार की जो कणिकाएं हैं वो फोस्फेट ग्रेन्यूल, या यूं कहें कि फॉस्फेट कणिकाएं। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि जितने भी फॉस्फोरस संबंधी कंपाउंड है जो कोशिका के काम में आने वाले हैं, हम जानते हैं एटीपी। एटीपी क्या होता है? कोशिका में ऊर्जा का साधन होता है, वो उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से फॉस्फेट से संबंधित जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो बैक्टीरिया को आने वाले समय में आवश्यकता हो, यदि कोशिका के जनन द्रव्य का, आनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन करने की, तो उसमें हमें लगेंगे एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, और ये सभी फॉस्फेट से जुड़े हुए कंपाउंड हैं। तो ये सारे फॉस्फेट से जुड़े हुए कंपाउंड इन्हें बैक्टीरिया की कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका फॉस्फेट कणिकाओं के रूप में संग्रहित करती है। तीसरी बात है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन कणिकाएं।
अब ये ग्लाइकोजन कणिकाएं क्या है? तो ग्लाइकोजन भी हम जानते हैं कि ग्लूकोज से निर्मित होता है। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्टार्च अधिक बनता है, जबकि ग्लाइकोजन उनमें बनता है जो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, विषमपोषी होते हैं, उनमें बनता है। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते उनमें बनता है। तो ये भी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होगा और फिर इसे कणिकाओं के रूप में एकत्रित कर लिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की इंक्लूजन बॉडीज थी जो हमें एनसीईआरटी में मिलती है पढ़ने। अब इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है प्रोकैरियोट कोशिका का, वो है गैस रसधानी। गैस रसधानी यानी कि गैस वैक्यूल। ठीक है, अब ये जो गैस वैक्यूल है, पहली बात तो ये है कि इसके बारे में एनसीईआरटी बस इतना ही लिखती है, झिल्ली रहित गैस का बुलबुला। झिल्ली रहित गैस का बुलबुला। पानी के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को पानी में तैर पाने के लिए हल्का होना पड़ता है। तो यदि हम जानते हैं कि कोई जैसे अब लाइफ जैकेट्स होते हैं, उनमें हवा भरी होती है, तो वो हवा से बंधा हुआ जो भी सामान है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो इसी तरीके से इनके अंदर भी उपलावकता देने का काम करता है झिल्ली रहित गैस का बुलबुला। कई बार उपापचय के दौरान कोशिका में, जीवाणु कोशिकाओं में CO2, अगर सल्फर बैक्टीरिया हुआ तो H2S, कभी कभार मीथेन, ये सारी गैसेस इकट्ठी होकर के या फिर ऑक्सीजन कोशिका में किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। अब गैस के बुलबुले के लिए हम जानते हैं कि झिल्ली की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए ये झिल्ली रहित गैस का बुलबुला है। और ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, कौन कौन से नाम दिए हैं? नील हरित जीवाणु, ठीक है। उसके बाद बैंगनी जीवाणु, बैंगनी जीवाणु तथा हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। बस इतने ही नाम हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यहाँ पर समाप्त होती है। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहती है। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। इनका आकार 15 से 20 नैनोमीटर, दूसरी बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात, 2 उप इकाइयों 50 व 30S की बनी होती है, ठीक है। आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है, ये इसका कार्य भी हो गया और पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ये हो गई छठी बात और साथ ही साथ बहुसूत्र के बारे में बात करें। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। सीधी सी बात है, प्रोटीन निर्माण की बात हो गई। अब यहाँ अवसादन गुणांक नहीं बताया गया है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका के समय राइबोसोम की बात करते हुए एनसीईआरटी बताएगी हमें, लेकिन हमने उसके बारे में डिस्कशन अभी कर लिया, ठीक है। अंतर्विष्ट पिंड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ
कौन सी बात कही? बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंडों के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। तीसरी बात, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, है ना। उदाहरण, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं तथा ग्लाइकोजन कणिका। बस एनसीईआरटी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता है। फिर गैस रसधानी किसमें पाई जाएगी? नील हरित में, बैंगनी तथा हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाएगी। तो इस तरह से आपका प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट आज खत्म होता है। अगले टॉपिक से हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की चर्चा स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आप लोग अच्छे से तैयारी करें।